लिंडी चैम्बरलेन। लिंडी चैम्बरलेन 3 बच्चों की मां थीं। जब उनकी जिंदगी 1980 में ऑस्ट्रेलिया के उल्लुरु में एक पारिवारिक कैंपिंग ट्रिप के दौरान बुरी तरह बदल गई। एक शाम उन्होंने बताया कि एक डिंगो, जंगली कुत्ता, उनके टेंट में आया और उनकी 9 हफ्ते की बेटी अजारिया को उठा ले गया। बच्ची का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसके खून से सना कपड़ा कुछ दिनों बाद करीब 4 किलोमीटर दूर एक डिंगो की मांद के पास पाया गया। शुरुआत से ही लिंडी और उनके पति माइकल कहते रहे कि डिंगो ही जिम्मेदार है, लेकिन जल्द ही लोग और कानून उनके खिलाफ हो गए। पुलिस ने कहना शुरू किया कि लिंडी ने खुद ही बच्ची की हत्या की और उस पर डिंगो द्वारा हमला होने की कहानी बना दी। कहा गया कि वह कुछ देर के लिए अलाव से उठी, बच्ची को मारकर गाड़ी में छुपा दिया, फिर बिना किसी खून या घबराहट के वापस लौट आईं और शोर मचाया। इस केस में कोई साफ वजह नहीं थी और सबूत भी कमजोर थे। फॉरेंसिक जांच में कहा गया कि कार में बच्चे का खून मिला, लेकिन बाद में वह खून नहीं बल्कि एक फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला साउंड डेडनिंग स्प्रे निकला, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 1982 में लिंडी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। उस समय वह 8 महीने की गर्भवती थीं। जेल में उन्होंने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया, जिसे उनसे अलग कर दिया गया। माइकल को भी सहायक के रूप में दोषी ठहराया गया। अपील भी विफल रहीं और सालों तक मीडिया और लोग उनके कपड़ों से लेकर हाव भाव तक सब पर सवाल उठाते रहे। 1986 में एक हाइकर को अजारिया की गुम हुई जैकेट एक डिंगो की मांद के पास मिली। वही जैकेट जिसका जिक्र लिंडी बार बार करती थी, जबकि पुलिस कहती थी कि ऐसा कोई जैकेट था ही नहीं। इस खोज से केस हिल गया और सिर्फ 5 दिन बाद लिंडी को जेल से रिहा कर दिया गया। 1988 में उन्हें और माइकल को आधिकारिक रूप से निर्दोष घोषित कर दिया गया। एक रॉयल कमीशन ने कहा कि केस बहुत ही खराब तरीके से बनाया गया था और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया था कि वे दोषी थे। हालांकि 2012 तक अजारिया की मौत के 30 साल बाद चौथी बार की गई जांच ने आखिरकार वही कहा जो लिंडी ने पहले दिन से कहा था कि एक डिंगो ने ही उसकी बेटी को उठाया था। जांचकर्ता ने माफी मांगी और मौत प्रमाण पत्र को बदला गया। लिंडी चैम्बरलेन ने सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं खोई, बल्कि कई साल की जिंदगी भी खो दी। उन्होंने जेल, नवजात से जबरन जुदाई और पूरी दुनिया से बदनामी सही। मार्था मिचेल। 1970 के दशक की शुरुआत में मार्था मिशेल ने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई देखना नहीं चाहता था और उन्होंने सच्चाई बताने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उनके पति जॉन मिशेल राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के करीबी थे और जब निक्सन 1968 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जॉन को अटॉर्नी जनरल बनाया। दोनों वॉशिंगटन डीसी के वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में रहने लगे और मार्था खुद भी लोगों में लोकप्रिय हो गईं। 1972 में जब जॉन ने निक्सन के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी ली, तब मार्था को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस अभियान में गलत काम हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में वाटरगेट चोरी की घटना हुई, जब 5 लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में घुसे और फोन टैप और दस्तावेज चुराने की कोशिश की। जॉन तुरंत वॉशिंगटन चले गए, लेकिन मार्था को कैलिफोर्निया में रोक दिया गया। उनके पति ने एक पूर्व एफबीआई एजेंट को उन्हें सच्चाई जानने या मीडिया से बात करने से रोकने के लिए कहा। जब मार्था को पता चला कि उनकी बेटी की सुरक्षा में लगा बॉडीगार्ड भी चोरी की घटना में शामिल है, तो उन्होंने पत्रकारों को फोन करना शुरू किया। एक कॉल के दौरान लाइन अचानक कट गई। जब पत्रकार ने दोबारा फोन किया तो बताया गया कि मार्था उपलब्ध नहीं है। उस रात उन्हें जबरन रोका गया, नींद की दवा दी गई और उनके शरीर पर खरोंच और टांकों के निशान थे। इसके बाद भी जब मार्था ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती चुप कराया गया, तो कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। व्हाइट हाउस और निक्सन के करीबी लोग उन्हें पागल, शराबी और झूठी बताने लगे। जब उनके पति को वाटरगेट में दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया, तब भी मार्था को अकेला छोड़ दिया गया। 1775 में वाटरगेट में पकड़े गए एक आरोपी जेम्स मैककॉर्ड ने उनकी बात सही साबित की। निक्सन ने भी बाद में माना कि अगर मार्था ना होती तो वाटरगेट का पर्दाफाश नहीं होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्था की 1976 में कैंसर से मौत हो गई, जब वह सिर्फ 57 साल की थी। उनके अंतिम संस्कार में एक फूलों की माला पहुंची,
जिस पर लिखा था, मार्था सही थी। रिचर्ड जूल। रिचर्ड जूल 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में एक सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने सेंटेनियल ओलंपिक पार्क में एक संदिग्ध बैग देखा जिसमें 3 पाइप बम थे। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बताया और लोगों को हटाने में मदद की। उनकी तेज कार्रवाई की वजह से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन बम फट ही गया और इसमें एक महिला की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शुरुआत में रिचर्ड को हीरो माना गया, लेकिन यह सम्मान ज्यादा दिन नहीं चला। कुछ ही दिनों में एफबीआई ने उन्हें एक संदिग्ध बता दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद किसी अकेले आदमी ने खुद बम रखा होगा ताकि बाद में हीरो बन सके। मीडिया ने इसी कहानी को बार बार दिखाया और रिचर्ड की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी। उनका घर 2 बार तलाशी के लिए खंगाला गया और मीडिया ने उन्हें एक ऐसा आदमी बताया जो ध्यान पाने के लिए ये सब कर रहा है। हालांकि उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही आरोप तय किए गए, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। उन्हें 88 दिनों तक मीडिया के जरिए बदनाम किया गया। आखिरकार रिचर्ड को पूरी तरह से निर्दोष माना गया और जस्टिस डिपार्टमेंट ने माना कि मीडिया के शोरगुल ने जांच को प्रभावित किया और उन्हें इस बर्ताव पर अफसोस है। अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो ने कहा, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। 2005 में एरिक रुडोल्फ ने बम धमाके और कई दूसरे हमलों की जिम्मेदारी ली, जिससे साबित हुआ कि रिचर्ड पूरी तरह निर्दोष थे। इसके बाद रिचर्ड ने कुछ मीडिया संस्थानों और संस्थाओं पर केस किया। कुछ मामलों में समझौता हुआ, कुछ में नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई पैसे के लिए नहीं, अपने नाम को साफ करने के लिए थी। 2007 में 44 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कारण था मधुमेह और हृदय रोग से जुड़ी जटिलताएं। 2006 में जॉर्जिया के गवर्नर ने उन्हें आधिकारिक रूप से हीरो घोषित किया। कोटोकू वामुरा। कोटोकू वामुरा जापान के फुदाई नामक एक छोटे से तटीय गांव के मेयर थे। वह 1945 से 1987 तक इस गांव की सेवा करते रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गांव को दोबारा बसाने में मदद की। लेकिन एक बात उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने 1996 और 1933 की 2 भयानक सुनामी देखी थी, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसीलिए वामुरा जानते थे कि गांव को किसी बड़ी आपदा से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय जरूरी है। 1967 में उन्होंने एक विशाल 51 फीट ऊंची समुद्री दीवार बनवानी शुरू की, जो गांव के मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के पीछे घरों को सुरक्षित रखे। लेकिन उन्होंने यहीं नहीं रुके। उन्होंने गांव की खाड़ी के मुहाने पर एक और बड़ा फ्लडगेट बनवाने की योजना बनाई, जहां ज्यादातर लोग रहते थे। ये काम 12 साल चला और इसकी लागत थी 3,56,60,000 येन। बहुत से लोगों ने इसे बेवजह और फिजूल खर्ची कहा, लेकिन वामुरा को यकीन था कि यह जरूरी है। उन्हें बार बार इस योजना के लिए मजाक और आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन 11 मार्च 2011 को सब कुछ बदल गया, जब जापान के तट पर 9.9 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद देश की सबसे भयानक सुनामी आई। 66 फीट ऊंची लहरों ने तटीय शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन पुदाई गांव बच गया। वामुरा द्वारा बनवाई गई दीवार फ्लडगेट ने गांव को बचा लिया। थोड़ी बहुत पानी की हलचल तो हुई, लेकिन नुकसान बहुत ही कम था। सिर्फ एक मछुआरा मारा गया। वह दीवार के बाहर अपनी नाव देखने गया था। इस तबाही के बाद वामुरा का नाम फिर से सबकी जुबान पर था। लेकिन अफसोस कि वह 1998 में ही दुनिया छोड़ चुके थे। फिर भी गांव के लोगों ने उनकी कब्र पर जाकर उनका आभार जताया, यह मानते हुए कि जिस फ्लड गेट का एक समय मजाक उड़ाया गया था, उसी ने उनकी जान बचाई। इग्नाज सेमेलवाइस। इग्नाज सेमेलवाइस एक हंगरी के डॉक्टर थे, जिन्होंने 19वीं सदी की सबसे अहम मेडिकल खोज की। लेकिन उनकी जिंदगी में उन्हें गंभीर तिरस्कार और उपेक्षा झेलनी पड़ी। 1840 के दशक में जब वे वियना जनरल अस्पताल में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 मैटरनिटी क्लिनिकों में से एक में बच्चों को जन्म देने के बाद माताओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। कुछ समय जांच के बाद उन्हें एक बड़ा फर्क नजर आया।
जिस क्लिनिक में ज्यादा मौतें हो रही थीं, वहां के डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के बाद सीधे प्रसव कराने चले जाते थे, बिना हाथ धोए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर खुद ही शवों से रोगाणु महिलाओं के शरीर में पहुंचा रहे थे। 1847 में उन्होंने हाथ धोने का नियम लागू किया और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। माताओं की मौत 10% से घटकर 1% हो गई, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला। उस समय के ज्यादातर डॉक्टरों को यह बात समझ नहीं आई कि उनके हाथ गंदे हो सकते हैं। उस समय बीमारियों को शरीर के रसों के असंतुलन से जोड़कर देखा जाता था। किसी को यह यकीन नहीं था कि अदृश्य कीटाणु भी कारण हो सकते हैं। कई डॉक्टरों को तो यह सुझाव अपमानजनक लगा। सैमुअल वाइस को मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई और उन्हें वियना छोड़कर जाना पड़ा। बाद में वे बुडापेस्ट में काम करते रहे, जहां उन्होंने फिर से हाथ धोने के नियम लागू करके कई जानें बचाईं। लेकिन उन्हें वहां भी मान्यता नहीं मिली। समय बीतने के साथ वे हताश और गुस्से में रहने लगे। 1860 के दशक में उन्होंने अपने शोध पर किताब लिखी और डॉक्टरों को खुले पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर मरीजों की हत्या कर रहे हैं। 1865 तक उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। वे शराब पीने लगे और उन्हें एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वहां गार्ड्स ने उनकी पिटाई की और 2 हफ्तों बाद एक जख्म के संक्रमण से उनकी मौत हो गई। सेमेलवाइस की बातें बाद में वैज्ञानिक लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर के शोध से सिद्ध हुईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलन ट्यूरिंग। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में एलन ट्यूरिंग ब्रिटेन के कोड तोड़ने वाले प्रोजेक्ट से जुड़े। यह एक गुप्त केंद्र था जहां विशेषज्ञ दुश्मन देशों की गुप्त सूचनाओं को पकड़कर पढ़ने की कोशिश करते थे। ट्यूरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जर्मन सेना के एनिग्मा कोड को तोड़ना। यह एक बहुत जटिल सिस्टम था जिससे जर्मन सेना अपनी बातों को छुपाकर भेजती थी। ट्यूरिंग के काम की वजह से मित्र देशों को जर्मन सेना के संदेश मिलते रहे, जिसमें यू बोट्स, जंगी पनडुब्बियों की जानकारी भी शामिल थी। इससे उनके जहाजों को बचाया जा सका और युद्ध का पासा पलट गया। इतिहासकारों का मानना है कि ट्यूरिंग के काम से युद्ध कम से कम 2 साल जल्दी खत्म हुआ और लाखों लोगों की जान बची। 1951 में ट्यूरिंग की मुलाकात एक युवक अर्नोल्ड मरे से हुई और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ। एक बार ट्यूरिंग के घर में चोरी हुई और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने मरे के साथ अपने संबंध की बात भी बताई। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। ट्यूरिंग और मरे दोनों पर अश्लील आचरण का मुकदमा चला। ट्यूरिंग ने दोष स्वीकार किया और जेल के बजाय उन्हें 1 साल तक रासायनिक हार्मोन देने की सजा दी गई, जिससे उनके शरीर में बदलाव आए, जैसे स्तन आना और नपुंसकता। मरे को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सज्जा के बाद ट्यूरिंग की सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली गई और उन्हें अपने कोड ब्रेकिंग काम से भी हटा दिया गया। 1954 में सिर्फ 2 साल बाद ट्यूरिंग अपने घर में मृत पाए गए। कारण था साइनाइड जहर और इसे आत्महत्या कहा गया। लेकिन उनकी मां और कुछ इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्यूरिंग का मानसिक हाल ठीक था और उनके कई भविष्य के प्लान थे। उनके बिस्तर के पास एक आधा खाया हुआ सेब मिला जिसे जहरीला माना गया, लेकिन कभी जांच नहीं हुई। दशकों तक ब्रिटिश सरकार ने कोई माफी नहीं मांगी। 2009 में लोगों ने मांग शुरू की कि सरकार माफी मांगे। हजारों लोगों ने इसका समर्थन किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने ट्यूरिंग के साथ हुए बर्ताव को पूरी तरह अन्यायपूर्ण कहा। 2013 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें औपचारिक रूप से माफ किया। इस माफी के बाद एलन ट्यूरिंग कानून बनाया गया, जिसके जरिए हजारों ऐसे पुरुषों को कानूनी तौर पर माफ किया गया जिन पर इतिहास में समलैंगिकता के पुराने कानूनों के तहत मुकदमे चले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कम्युनिटी से जुड़ें।